मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में आपको बताया था। ठीक है, तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की एक कल्पना की गई थी और उसके आधार पर हम किसी भी एक अकेली छड़ का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते थे, क्योंकि उसको सी के सापेक्ष रखकर एक परिपथ पूर्ण कर लेते थे और सी का विद्युत वाहक बल हमें याद होता था 0.0 वोल्ट स्वेच्छा से, और वोल्ट मीटर की सहायता से सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करके हम उस छड़ का विद्युत वाहक बल निकाल लेते थे। ठीक है, उसकी सेल रिएक्शन वगैरह जो भी थी वो कंप्लीट मैंने आपको बता दी थी, और उससे रिलेटेड हमने गैल्वेनिक सेल का विद्युत वाहक बल भी काउंट किया था जो 1.1 वोल्ट होता था। ठीक है, एक बार हमने जिंक छड़ को रखा सी के सापेक्ष, एक बार कॉपर की छड़ को रखा सी के सापेक्ष, और पूरी अभिक्रिया कंप्लीट की थी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं आप लोगों से। आप देख लो ये मानक वेस्टर्न सेल है, वेस्टर्न सेल की बात करेंगे, लेकिन पहले हम ये समझेंगे कि वेस्टर्न सेल की आवश्यकता क्यों पड़ी, जरूरत क्यों पड़ी। पहले हम उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे और फिर आगे आपको समझाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर है सेल के विद्युत वाहक बल का मापन। सेल का विद्युत वाहक बल है, उसको किस तरह से मापना चाहिए या उसका किस तरह से मापन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सेल का विद्युत वाहक बल का मापन। ठीक है, तो विद्युत रासायनिक सेल में उपयोग के साथ साथ निम्न 3 मुख्य समस्याएं उत्पन्न होती है, और उन समस्याओं को दूर किया वेस्टर्न सेल ने। मतलब वो जो समस्या सेल के विद्युत बल को मापन में होती थी वो वेस्टर्न सेल में नहीं होती। तो वो समस्याएं कौन कौन सी है पहले आप उसके बारे में बात कर लीजिए। ठीक है, तो समस्या क्या है, पहला पॉइंट है कि इलेक्ट्रोड के निकट विद्युत क्षेत्र के सांद्रण में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, जिससे सेल विभव स्थिर नहीं रह पाता, अर्थात पुनरुत्पादनीय विद्युत वाहक बल नहीं दे पाता। देखो बेटा, आपको पता है कि जब भी हम सेल को परिपथ से जोड़ते हैं तो धारा बहती है, विद्युत अपघट्य का आयनन होता है, विपरीत छड़ों की ओर जाते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, आयन जाते जाएंगे तो प्रति इकाई क्षेत्रफल में आयनों की कमी होती जाएगी, सांद्रता कम होगी, सांद्रता जैसे ही कम होगी तो विद्युत वाहक बल के मान में परिवर्तन होगा। ठीक है ना, तो स्थायी विभवांतर हमें प्राप्त नहीं हो सकता, पहला पॉइंट। ठीक है, जैसे आपको पता है हम सेल यूज में लेते हैं तो स्टार्टिंग में बैटरी चार्ज होती है तो फुल दिखाती है, फिर धीरे 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 वो कम होती जाती है। ठीक है बेटा, चलो जी सेकेंड पॉइंट देखिए, सेल अनुत्क्रमणीय प्रवृत्ति के होते हैं, इन्हें अधिक उत्क्रमणीय होना चाहिए। ठीक है, सेल अनुत्क्रमण मतलब एक ही दिशा में ये वर्क करते हैं, अगर दोनों दिशाओं में ज्यादा वर्क करेंगे तो 100% चार्ज होने के बाद 100% हमें मिले तो हम इसको यूज में ले सकते हैं। तीसरा है सेल का ताप गुणांक का मान अधिक होता है, तो टेम्परेचर भी एक फैक्टर होता है, आपको पता है। ठीक है, तो सेल का जो ताप गुणांक है उसका मान होता है अधिक। ये 3 मुख्य समस्या हैं जिसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक सही सेल के चयन में उक्त समस्याओं का निराकरण किया जाना आवश्यक है। तो मानक वेस्टर्न सेल में ये समस्याएं नहीं होती है, ये मानक वेस्टर्न सेल है एच आकृति का, जिसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, इसके अतिरिक्त सेल विभव के मापन में एक समस्या ये आती है कि वोल्ट मीटर जैसे उपकरण से ये मापन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वोल्ट मीटर केवल विभवांतर ही प्रदर्शित करता है। इसलिए किसी उचित युक्ति से ही सेल का विभव का मापन किया जाना चाहिए। इस हेतु पोंगेनड्रॉफ संपूरक सिद्धांत के उपयोग से विभव मापी द्वारा सेल का विभव मापन किया जाता है। ठीक है, अब हमारा है मानक वेस्टर्न सेल। हम यहाँ पे मानक वेस्टर्न सेल की बात करेंगे। आप देख रहे हो एच आकृति का है, यहाँ पे मरकरी है, यहाँ पे कैडमियम अमलगम है, मरकरी के ऊपर यहाँ पे मर्क्यूरिक सल्फेट का पेस्ट है, फिर दोनों छड़ों के ऊपर कैडमियम सल्फेट का 8/3 एक्वस सॉल्यूशन है, और फिर अति संतृप्त या संतृप्त कैडमियम सल्फेट का विलयन भरा हुआ है। ठीक है, चलो जी अब मानक वेस्टर्न सेल में निम्न महत्वपूर्ण गुणधर्म होते हैं। कौन कौन से, पहला पॉइंट देखिए, यह एक स्थिर सेल है, मतलब जो कमी उस सेल में थी वो यहां नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, यह एक स्थिर सेल है जो पुनर्उत्पादनीय विद्युत वाहक बल देता है, मतलब वापस से रीउत्पादन कर देता है, मतलब कि उत्क्रमणीय है, सीधी सी भाषा में कह सकते हैं। दूसरा पॉइंट, ये अधिक उत्क्रमणीय होता है। और तीसरा है इसके ताप गुणांक का मान बहुत कम होता है, जो इसका ताप गुणांक है उसका मान भी जो है बेटा वो बहुत ही कम होता है। अब हम इस सेल के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है, इस सेल में 298 केल्विन ताप पर विद्युत वाहक बल, सेल का जो निश्चित तापमान 298 केल्विन पर जो विद्युत वाहक बल है वो है 1.0183 वोल्ट होता है। ठीक है, यह है सेल का विद्युत वाहक बल। ठीक है बेटा, चलो जी
और इसका जो ताप गुणांक का मान है, ताप गुणांक का मान, ठीक है, ताप गुणांक का जो मान है वो कितना होता है? ताप गुणांक का जो मान है वो है 0.0005 वोल्ट प्रति केल्विन। ये इसके ताप अत्यंत अल्प होता है, तो ताप गुणांक का मान भी इसका क्या होता है? बहुत ही अल्प होता है, कम होता है, ठीक है जो अत्यंत न्यून है। इसे कैडमियम सेल भी कहते हैं, एक और नाम है इसको, कैडमियम सेल भी कहेंगे ना, इसको कैडमियम सेल के नाम से भी जानते हैं, इसे कैडमियम सेल भी कहते हैं। चलो जी, और सुनिए, जो चित्रानुसार कांच की एच आकृति का एक पात्र होता है जिसके निचले सिरे पर दो प्लेटिनम के फ्यूज तार, दो तार हैं जो फ्यूज किए होते हैं, मतलब दो तार होते हैं, ठीक है। दाएं नली में कैडमियम अमलगम पेस्ट, दाएं नली में कैडमियम अमलगम पेस्ट भरते हैं, है ना, जिसमें कैडमियम का भाग होता है कितना? 12.5%। दाएं वाली इसमें कैडमियम और मरकरी का पेस्ट भरते हैं जिसमें कैडमियम का भाग होता है 12.5%, ठीक है। और इसके ऊपर कैडमियम सल्फेट का 8/3 H2S लवण भरकर शेष ऊपरी भाग में कॉपर सल्फेट का अति संतृप्त विलयन भर दिया जाता है, ठीक है। बाईं ओर सबसे नीचे मरकरी भरते हैं, ये बाईं ओर सबसे नीचे मरकरी भरते हैं, ठीक है। वो मर्क्यूरिक सल्फेट का पेस्ट भरते हैं, वो मर्क्यूरिक सल्फेट का पेस्ट भरते हैं, जिसको बोलते हैं केलामल, जिसका नाम क्या है बेटा? केलामल, है ना, जिसको हम बोलते हैं केलोमल, केलोमल कहते हैं। मैं इसको सेव देता हूं, इसको बोलते हैं अपन केलोमल, जिसे केलामल कहते हैं। मर्क्यूरिक सल्फेट का पेस्ट भर देते हैं, ठीक है। और फिर ठोस वही कैडमियम सल्फेट 8/3 H2O का लवण भरकर शेष भाग में कैडमियम सल्फेट का विलयन भर दिया जाता है। बाकी बचे हुए भाग में हम कैडमियम सल्फेट का विलयन भर देते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है। और जब सेल कार्य करता है तो एनोड पर क्या होता है, कैथोड पर क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। जब सेल वर्क करेगा तो एनोड पर क्या होगा, यहाँ आपको दिखाई देता है, देखो हम बात करते हैं एनोड पर। एनोड पर क्या होगा? कैडमियम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और कैडमियम +2 बनाएगा, ये है ऑक्सीकरण। तो एनोड पर क्या होता है बेटा? इसका ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। कैथोड की बात करते हैं तो, है ना, तो कैथोड पर क्या होगा, ठीक है। तो कैथोड पर यहां पर ये मर्क्यूरिक सल्फेट है, HgSO4, मर्क्यूरिक सल्फेट 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और ये बनाएगा मरकरी, ठीक है, ये बनाएगा मरकरी प्लस SO4 -2। तो यहां क्या होगा बेटा? इसका अपचयन होगा। अगर हम यहां संपूर्ण सेल अभिक्रिया की बात करें, है ना, टोटल सेल अभिक्रिया की बात अगर मैं आपसे यहां पे करता हूं तो क्या होगा? देखिए, कैडमियम प्लस मर्क्यूरिक सल्फेट बनाता है कैडमियम +2 प्लस SO4 -2 प्लस 2Hg। ये संपूर्ण सेल है आपके सामने, जिसे हम बोलते हैं वेस्टर्न सेल, ठीक है। अब आप इसको देखो वापस से, सिर्फ इसकी बनावट है और इसी के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। वेस्टर्न सेल का उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि जो अन्य सेल है वो विद्युत वाहक बल को पुनरुत्पादनीय नहीं बनाते हैं, पहला पॉइंट। दूसरे सेल है तो अनुत्क्रमणी होते हैं, ये ज्यादा उत्क्रमणी होता है। तीसरा, उनके ताप गुणांक का मान ज्यादा होता है, इसके ताप गुणांक का मान बहुत ही कम होता है। ये 3 पॉइंट है, ठीक है साहब। तो वेस्टर्न सेल के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। 298 केल्विन ताप पर इसका विद्युत वाहक बल होता है 1.00183 वोल्ट होता है। इसका ताप गुणांक का मान भी बहुत कम होता है, 0.0005 वोल्ट, 0.0005 वोल्ट होता है बेटा, है ना, ताप गुणांक का मान। ओके, अच्छा, अगर हम यहाँ पे बात करें तो कांच की H आकार की नली होती है जिसके एक सिरे में कैडमियम और मरकरी का अमलगम या पेस्ट भरा होता है, ठीक है, जिसमें कैडमियम 12.5% होता है। इसके ऊपर कैडमियम सल्फेट का 8/3 एक्वस लवण भरा होता है, उसके ऊपर कैडमियम सल्फेट का अतिसंतृप्त विलयन भर दिया जाता है। अगर हम दूसरी छड़ की बात करें तो इसमें एक छड़ पर नीचे की ओर
नीचे की ओर मरकरी, उसके ऊपर मरकरिक सल्फेट, फिर कैडमियम सल्फेट का 8/3 का एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, मतलब लवण का पेस्ट, और फिर उसके ऊपर कैडमियम सल्फेट का अति संतृप्त विलयन भरा होता है, और दोनों नलियों में क्या जुड़ा होता है बेटा, प्लेटिनम का वायर, ताकि हम इसको कनेक्ट कर सकें। अगर हम सेल रिएक्शन देखें तो कैडमियम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ऑक्सीजन होगा, मर्क्यूरिक सल्फेट इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये मर्क्यूरी अलग और सल्फेट आयन अलग मिलेंगे। ये पूरा आपका वेस्टर्न सेल है, ठीक है, जो आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब हम यहाँ पे थोड़ी सी आगे की चर्चा करेंगे, बात करेंगे, है ना, सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है सेल का विद्युत वाहक बल और गिब्स मुक्त ऊर्जा। ठीक है, देखिए कोई भी सेल जब कार्य करता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है या अवशोषण होता है, दो चीज होती है। ठीक है, तो ये कार्य किस रूप में करता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ ऊर्जा की बात आती है। ठीक है, आपको पता है गैल्वेनिक सेल जो है ये क्या करता है बेटा, ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और ये उससे सेल कार्य करता है। तो कार्य भी यहाँ दो प्रकार के होते हैं, या तो सेल पर कार्य होता है या सेल द्वारा कार्य किया जाता है। तो मैं यहाँ आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, समझा देता हूँ कि जो विद्युत ऊर्जा को मात्रात्मक रूप से कार्य में परिवर्तित कर सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो सेल द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो सेल द्वारा किया गया कार्य, है ना, मैक्सिमम कार्य, सेल द्वारा किया गया मैक्सिमम जो कार्य वो है सेल का विद्युत वाहक बल इनटू विद्युत वाहक बल कब उत्पन्न होगा, जब हम इसमें विद्युत देंगे, प्रवाहित धारा, है ना, बराबर सेल द्वारा प्रवाहित धारा की मात्रा, सेल द्वारा प्रवाहित धारा की मात्रा या आवेश की मात्रा। ठीक है, तो हम यहाँ पे W बराबर सेल का विद्युत वाहक बल लेते हैं A E, ओके, और इनटू प्रवाहित धारा की मात्रा को हम लिखते हैं NF। तो सेल द्वारा किया गया विद्युतीय कार्य होगा NFE। NFE हम यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब देखिए जब भी किसी सेल में कार्य किया जाता है तो ऊर्जा मुक्त होती है, और सेल द्वारा किया गया कार्य गिब्स ऊर्जा के ऋणात्मक मान के बराबर होती है। तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए कि W बराबर माइनस डेल्टा G। ठीक है, तो यहां लिख सकता हूं मैं माइनस डेल्टा G बराबर NFE, या फिर डेल्टा G बराबर माइनस NFE लिख सकता हूं बेटा, समीकरण नंबर 2। चलो जी, अब हम यहां पर मानक अवस्था में, तो अवस्था मान मानक स्थिति में या मानक अवस्था में 298 केल्विन ताप और 298 केल्विन ताप, ठीक है, और निश्चित सांद्रता पर गिब्स मुक्त ऊर्जा का मान डेल्टा G नोट व सेल का विद्युत वाहक बल E नोट हो, तो हम ऐसा लिख सकते हैं बेटा, डेल्टा G नोट बराबर माइनस NFE नोट लिख सकते हैं क्या है? ठीक है, इसमें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है यहां तक तो। ठीक है सर, अब देखिए अगर हम इससे पहले नंस्ट इक्वेशन पढ़ते तो हमारे पास एक फॉर्मूला आता बेटा, है ना, और वी नो दैट, हम जानते हैं अगर हमने नंस्ट इक्वेशन पढ़ा होता यहाँ पे तो एक मेरे पास फॉर्मूला आता, है ना, और मैं उस फॉर्मूले को आपके सामने लिखता, लेकिन वो नंस्ट इक्वेशन आएगा हमारे पास बाद में। तो हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं बेटा, E नोट इक्वल्स टू 2.303 RT log KC अपॉन NF होता है। ठीक है, ये अभी इक्वेशन आगे भी आएगी, कैसे आएगी वो भी हम आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो log KC होता है, तो हम यहाँ पे इसको देंगे समीकरण नंबर 3, और यहाँ लिख सकते हैं E नोट का मान समीकरण 3 में रखने पर, चलो भाई समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में मैं इसको उठा के रख देता हूँ। ठीक है, जगह कम पड़ेगी तो फिर मैं दे रहा हूँ। ठीक है, समीकरण नंबर 3 में रखने पर तो क्या माना गया बेटा, डेल्टा G नोट इक्वल्स टू, ये माइनस NF को एज इट इज रख देता हूं मैं, और 303 RT log KC अपॉन NF। ठीक है बेटा, तो
तो NF से NF हम यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। NF से हम यहाँ पे NF को कैंसिल कर देते हैं। जब इसको कैंसिल मैं करूंगा, थोड़ा सा आगे आ जाइए, है ना। NF को अगर मैं यहाँ पे कैंसिल करूंगा तो क्या क्या होगा बेटा मेरे पास, डेल्टा G नोट इक्वल्स टू, देखो क्या क्या मान बचे होगा, -2.303 RT log KC अपो, ठीक है, यही बचेगा। ओके, अच्छा जी, अब देखिए, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, ln इक्वल्स टू होता है 2.303 log x, ln x का मान लीजिए, ठीक है। तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं बेटा, ये डेल्टा G नोट इक्वल्स टू -RT ln कैसी, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखो, आराम से देखिए इसको, हम यहाँ पे इसको दोनों ही फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, -RT इन KC, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको दोनों ही फॉर्म में लिख सकते हैं। इस सूत्र द्वारा या इस फॉर्मूले द्वारा हम यहाँ पे गिब्स मुक्त ऊर्जा की मान की गणना कर सकते हैं। यहाँ पे डेल्टा G नोट बराबर आपको होता है मानक गिब्स ऊर्जा है बेटा, ठीक है। और R का मान आप जानते हो, गैस नियतांक होता है, गैस नियतांक, गैस कांस्टेंट होता है। T आपको पता है बेटा, ये होता है परम ताप, ठीक है। और KC होता है हमारे पास यहाँ पे साम्य स्थिरांक, KC साम्य स्थिरांक होता है, ठीक है। ये टोटल हमारे पास गिब्स मुक्त ऊर्जा व विद्युत वाहक बल ज्ञात करने का फॉर्मूला है। मैंने क्यों नहीं मिटाया, मैं इसको एक बार वो समझाऊंगा, ठीक है। देखिए, डेनियल सेल जो है उसका मुख्य कार्य क्या है, पहले हम वो समझ लेते हैं। डेनियल सेल का मुख्य कार्य है, ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो जब ऊर्जा एक्सचेंज होगी तो कुछ न कुछ कार्य भी करना पड़ेगा। तो उस कार्य को हम इस फॉर्म में लिखते हैं कि किया गया विद्युतीय कार्य बराबर सेल का विद्युत वाहक बल इंटू सेल में प्रवाहित धारा की मात्रा, ठीक है। तो धारा की मात्रा क्या होगी, तो विद्युत वाहक बल बराबर, माना कि सेल का विद्युत वाहक बल E मान लेते हैं, ठीक है ना, और ये E सेल, ठीक है, और ये प्रवाहित धारा की मात्रा NF मानते हैं, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे विद्युतीय कार्य बराबर NFE हो जाएगा, समीकरण नंबर मैंने 8 लिख दिया, ठीक है। अब देखो, जब भी कोई सेल कार्य करता है तो उससे ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, और गिब्स के अनुसार किया गया कार्य मुक्त ऊर्जा के मान के बराबर होता है। तो ऊर्जा मुक्त होगी तो यहाँ साइन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा बेटा, है ना। वैसे हम एक और आगे की परिभाषा में इसको लिख सकते थे कि ऊर्जा मुक्त होती है तो यहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह का उपयोग किया जाएगा, लेकिन हमने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया। तो हमने इसको चिन्ह परिपाटी के अनुसार सोल्व कर दिया, लिख लिया, माइनस का चिन्ह इधर लगा दिया। ये सेल का विद्युत बल। तो मानक अवस्था में हम यहाँ पे काउंट करते हैं कि डेल्टा G नोट, है ना, डेल्टा G नोट है। अगर गिब्स मुक्त ऊर्जा का मान मानक अवस्था में तो सेल का विद्युत वाहक बल भी E नोट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे डेल्टा G नोट इक्वल माइनस E नोट, इक्वेशन नंबर 3। हम जानते हैं कि ये फॉर्मूला आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। हम जानते हैं कि E नोट का जो मान आता है वो आता है 2.0303 RT/NF log KC, ठीक है। ये मान उठा के हमने यहाँ रख दिया। तो NF से NF मैंने काट दिया, माइनस का साइन एज इट इज आता है, तो मेरे पास ये फॉर्मूला आ गया हमेशा, -2.303 RT log KC, ठीक है। अब हमें पता है ln x का मान क्या होता है, ln x या ln बराबर होता है 2.303 log x, ठीक है। ये log और ये मान उठा के मैंने यहाँ ln के फॉर्म में लिख दिया। इस सूत्र द्वारा हम इजी वे में बड़े ही आराम से मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है बच्चों।